पिछले 2 लेक्चर्स में हमने मेश एनालिसिस का यूज करके 2 एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। एग्जांपल 3 को हम डिस्कस करते हैं। एग्जांपल 3, डिटरमाइन द वैल्यू एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन 40 ओम रजिस्टर। यानी कि दिए गए सर्किट में 40 ओम का जो रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है और उस करंट का डायरेक्शन क्या है ये हमें पता करना है। यानी इस 40 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है और उस करंट का डायरेक्शन क्या है ये हमें पता करना है। इसी प्रॉब्लम को हमने नोड एनालिसिस का यूज करके भी सॉल्व किया था और अब हम इसको मेश एनालिसिस का यूज करके सॉल्व करेंगे और आंसर हमें दोनों ही मेथड से सेम ही आएगा। तो इस फिगर में जो सर्किट दिया गया है इसमें 3 लूप हैं। इसको हम लूप 1 मान लेते हैं और मान लेते हैं कि लूप 1 में I1 करंट फ्लो कर रहा है। उसी प्रकार से यह एक सेकंड लूप है, तो सेकंड लूप में हम मान लेते हैं कि I2 करंट फ्लो कर रहा है। और एक और लूप है, ये आपका थर्ड लूप है, इसमें हम मान लेते हैं कि I3 करंट फ्लो कर रहा है। लूप एनालिसिस यूज करने के लिए जो भी लूप्स हैं उसमें हम लूप करंट मान लेते हैं। उसके बाद प्रत्येक लूप में हम किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ यानी कि KVL अप्लाई करते हैं और फिर 3 लूप हैं तो हमें 3 इक्वेशन मिलेंगे और इन तीनों इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें I1, I2 और I3 का वैल्यू पता चलेगा। जब I1, I2 और I3 का वैल्यू हमें पता चल जाएगा तो हम 40 ओम का जो रजिस्टर है इसके थ्रू फ्लो होने वाले करंट को हम पता कर सकते हैं, क्योंकि ये 40 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके थ्रू अगर आप देखें तो I1 करंट फ्लो कर रहा है। ये I1 लूप करंट जो है वो यहाँ से होते हुए और इसमें होते हुए ऐसे होते हुए फ्लो कर रहा है। यानी कि I1 करंट भी फ्लो कर रहा है और I2 करंट भी फ्लो कर रहा है। I1 करंट ऊपर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और I2 करंट डाउनवर्ड से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। यानी कि I1 और I2 ये दोनों करंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं और 40 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहे हैं। यानी कि नेट जो करंट फ्लो होगा 40 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू वो इन दोनों करंट का I1 I2 का डिफरेंस होगा। यानी कि I1 माइनस I2 होगा या I2 माइनस I1 होगा। जब हम इक्वेशन को सॉल्व करके I1, I2 और I3 का वैल्यू पता करेंगे और वहाँ से हम देखेंगे कि I1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है या I2 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो करंट का डायरेक्शन उसी करंट के डायरेक्शन में होगा। अगर I1 करंट ज़्यादा होगा तो जो नेट करंट है वो I1 माइनस I2 लिखेंगे और करंट का डायरेक्शन I1 के डायरेक्शन में होगा। और अगर I2 का वैल्यू ज़्यादा आएगा तो जो नेट करंट है वो I2 माइनस I1 होगा और करंट का डायरेक्शन जो है वो I2 के डायरेक्शन में होगा, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ होगा। तो लूप 1 में हम KVL अप्लाई करते हैं। उससे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया है कि लेट I1, I2, I3 करंट्स फ्लो इन लूप 1, लूप 2 एंड लूप 3 रिस्पेक्टिवली। यानी कि हमने ये माना कि लूप 1 में I1 करंट फ्लो कर रहा है, लूप 2 में I2 करंट फ्लो कर रहा है और लूप 3 में I3 करंट फ्लो कर रहा है। अब हम लूप 1 में KVL अप्लाई करेंगे, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, यानी लिखेंगे अप्लाइंग KVL इन लूप 1 बी गेट। जब हम KVL अप्लाई करेंगे तो ये जो लूप है, लूप 1 है, ये आपका यहाँ पे 40 ओम का रेजिस्टेंस है। तो ये जो लूप 1 है इसमें आपका 3 ब्रांच से ये लूप बना हुआ है। एक ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, एक 40 ओम का ये रेजिस्टेंस है और ये 20 ओम का रेजिस्टेंस। ये 3 ब्रांच से मिलकर ये लूप बना हुआ है। तो प्रत्येक ब्रांच के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसके वोल्टेज का हम अलजेब्रिक सम इक्वल टू 0 करेंगे। तो यही किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ कहता है कि जो अलजेब्रिक सम है किसी भी क्लोज्ड पाथ में वोल्टेज का अलजेब्रिक सम वो 0 होगा। तो पहले हम अप्लाई करते हैं लूप 1 में किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ। पहले हम 10 ओम वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज लिखते हैं। हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं चलना, लूप के डायरेक्शन में चलेंगे और पहले 10 ओम का
जो रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस का वोल्टेज लिखेंगे, फिर 40 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस का वोल्टेज लिखेंगे, फिर 20 ओम वाले के क्रॉस का वोल्टेज लिखेंगे और तीनों का अलजेब्रिक सम 0 करेंगे। तो 10 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज इक्वल टू होता है I इंटू R। तो R तो पता है हमें कि 10 ओम है, 10 है, और करंट कितना फ्लो हो रहा है इस 10 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू, करंट कितना फ्लो हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि इस रेजिस्टेंस में सिर्फ I1 करंट ही फ्लो कर रहा है। ये I1 जो लूप करंट है वही करंट सिर्फ 10 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है, यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है और जो करंट है वो I1 है, यानी कि जो वोल्टेज होगा 10 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो होगा 10 इंटू I1। और लूप का डायरेक्शन में जब हम चलेंगे तो और जो करंट का डायरेक्शन है उस करंट का डायरेक्शन के अनुसार यहाँ प्लस पोलरिटी होगी वोल्टेज की और यहाँ माइनस होगी, क्योंकि करंट का डायरेक्शन जो है वो प्लस से माइनस की तरफ होगा। तो इसलिए हम प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, इसलिए इसको हमने प्लस 10 I1 लिखा है। अब हम 40 ओम वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज लिखेंगे। तो 40 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस वोल्टेज लिखने के लिए हमें 40 ओम का रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है ये पता होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि 40 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके थ्रू दो करंट फ्लो कर रहा है। एक तो ये I1 करंट लूप 1 वाला ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और दूसरा लूप 2 वाला I2 करंट ये भी इस ब्रांच के थ्रू फ्लो कर रहा है, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि जो नेट करंट है वो आपका I1 माइनस I2 है, या इसको आप I2 माइनस I1 भी लिख सकते हैं। और जो वोल्टेज होगा उसके लिए हमें रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि जो वोल्टेज होगा वो होगा आपको 40 इंटू I1 माइनस I2। अगर हमने यहाँ पे I1 माइनस I2 लिखा है इसका मतलब है कि जो नेट करंट है वो I1 का डायरेक्शन में है, और जब नेट करंट I1 का डायरेक्शन में है और I1 का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ है तो ये प्लस होगा यहाँ पे वोल्टेज की पोलरिटी, और यहाँ माइनस होगा। तो लूप का डायरेक्शन में चलने पे हम प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो हम इसलिए हमने इसको प्लस में लिखा है। अगर यहाँ पे हम I2 माइनस I1 अगर लिखे होते, I2 माइनस I1 इंटू 40 अगर लिखे होते, इसका मतलब ये है कि जो नेट करंट इसमें फ्लो कर रहा है वो I2 के डायरेक्शन में है, और I2 का डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ है। उस केस में जो वोल्टेज की पोलरिटी होगी वो यहाँ प्लस होगी और यहाँ माइनस होगी। और जब हम लूप में चलेंगे तो हमें पहले माइनस मिलेगा फिर प्लस मिलेगा, तो उस केस में यहाँ पे माइनस लिखेंगे, यानी कि जब I2 माइनस I1 यहाँ होगा तो उस केस में यहाँ पे माइनस लिखेंगे। और अब हम जो 20 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस वोल्टेज हम लिखेंगे। तो जो ये 20 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके थ्रू सिर्फ I1 करंट ही फ्लो नहीं, इसके थ्रू I1 करंट भी फ्लो कर रहा है, और ये लूप 3 वाला करंट, ये वाला करंट ये भी फ्लो कर रहा है, यानी I3 करंट भी फ्लो कर रहा है। 20 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके थ्रू दो करंट फ्लो कर रहे हैं, I1 और I3। तो I1 और I3 फ्लो कर रहा है, और दोनों करंट का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो नेट करंट जो 20 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस 20 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू जो फ्लो कर रहा है वो आपका I1 माइनस I3 होगा, क्योंकि दोनों करंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, जिसको आप I3 माइनस I1 भी लिख सकते हैं। और 20 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज लिखने के लिए हमें इसको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना होगा। तो रेजिस्टेंस आपका 20 ओम है, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वोल्टेज पता चलेगा, यानी कि ये वाला जो ब्रांच है इसके अक्रॉस भी वोल्टेज हमें पता चल गया 20 इंटू I1 माइनस I3। 20 इंटू I3 माइनस I1 भी इसको लिख सकते थे, उस केस में यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि अगर हमने I1 माइनस I3 लिखा है तो जब I1 माइनस I3 लिखा है इसका मतलब है कि जो नेट करंट है 20 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू वो I1 के डायरेक्शन में है, और I1 का डायरेक्शन जो है उस डायरेक्शन के अनुसार यहाँ पे प्लस की पोलरिटी होगी और यहाँ पे माइनस की पोलरिटी होगी। लूप का डायरेक्शन में जब हम चलेंगे तो पहले प्लस मिलेगा फिर माइनस मिलेगा, इसलिए यहाँ हमने प्लस लिखा। I3 माइनस I1 लिखने पे यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि उस केस में जब हम I3 माइनस I1 लिखेंगे जो नेट करंट है वो I3 के डायरेक्शन में होगा, और I3 का डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में है, इसके अनुसार यहाँ प्लस होगा वोल्टेज की पोलरिटी और यहाँ माइनस होगा। और लूप का डायरेक्शन में जब हम चलेंगे तो पहले माइनस मिल जाएगा फिर प्लस मिलेगा, तो इसलिए उस केस में यहाँ पे माइनस होगा।
अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। I1 हमारा यहाँ पे है, I1 यहाँ पे है, 3 जगह I1 है, 40 और 20 60 और 10 70, 70 I1। I2 हमारा -40 I2 हो गया, और I3 भी एक ही जगह है, -20 I3, यानी 70 I1 -40 I2 -20 I3 इज इक्वल टू 0। हम इसको लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, और इसको हमने एक इक्वेशन मान लिया, इक्वेशन 1। इसमें आप 10 कॉमन भी ले सकते थे, तो हमने इसको नहीं लिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम लोग अप्लाइंग KVL इन लूप 2 में हम KVL अप्लाई करेंगे। तो लूप 2 में KVL अप्लाई करने के लिए फिर से सर्किट को देखते हैं। ये हमारा जो सर्किट है, तो इस सर्किट में हमारा लूप 2 ये वाला है। तो KVL अप्लाई करने के लिए मान लीजिए कि हम यहाँ से चलते हैं और फिर वापस हम फिर लूप के डायरेक्शन में घूमते हुए फिर हम वापस यहीं पे पहुँचेंगे। तो पहले हम 30 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज है उसको लिखेंगे, फिर 15 ओम वाले ब्रांच के थ्रू कितना वोल्टेज है, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है उसको लिखेंगे, और फिर 40 ओम वाले ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज लिखेंगे। तो पहले देखते हैं कि 30 ओम वाला जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है। तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज लिखने के लिए हमें रेजिस्टेंस को करंट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो रेजिस्टेंस तो हमें पता है 30, लेकिन करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो अगर हम देखें जो हमने लूप करंट माना है उसके अनुसार 30 ओम वाले रेजिस्टेंस के थ्रू सिर्फ I2 करंट ही फ्लो कर रहा है, सिर्फ I2 करंट ही फ्लो कर रहा है। तो 30 × I2 इतना मैग्नीट्यूड का जो वोल्टेज है वो आपका 30 ओम वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा, और जो डायरेक्शन होगा, पोलैरिटी होगी, वो आपका चूँकि करंट का डायरेक्शन है उसके अनुसार से यहाँ पॉजिटिव होगा और यहाँ नेगेटिव होगा। लूप का डायरेक्शन में चलने पे हमें पहले प्लस मिलेगा फिर माइनस मिलेगा, तो इसलिए हम +30 I2 लिखेंगे। यानी कि लूप 2 में जब हम KVL अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 30 I2। अब हम 15 ओम वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज लिखेंगे। तो 15 ओम वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज लिखने के लिए रेजिस्टेंस को करंट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो करंट जो है वो कितना फ्लो कर रहा है 15 ओम वाले रेजिस्टेंस के थ्रू। तो हम देख रहे हैं कि ये लूप करंट जो है I2 भी इस 15 ओम के थ्रू फ्लो कर रहा है, और ये I3 करंट, लूप 3 का I3 करंट ये भी इस 15 ओम के थ्रू फ्लो कर रहा है। यानी कि जो 15 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके थ्रू 2 करंट फ्लो कर रहे हैं, I2 और I3, और दोनों का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो नेट करंट जो है वो I2 - I3 होगा या I3 - I2 होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो अभी हमें पता नहीं है, इसलिए हम I2 - I3 या I3 - I2 दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है आपका 15 ओम, और रेजिस्टेंस को हम करंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो I2 - I3 हमने यहाँ पे लिख दिया। I2 - I3 लिखा, इसका मतलब है कि हमने ये माना कि I2 का जो करंट है वो I3 से ज़्यादा है, यानी कि जो नेट करंट है वो I2 के डायरेक्शन में है। तो I2 के डायरेक्शन में है, तो I2 का जो डायरेक्शन है उसके अनुसार वोल्टेज की पोलैरिटी यहाँ पे प्लस होगी, यहाँ पे माइनस होगी। तो जब हम KVL अप्लाई करेंगे, लूप का डायरेक्शन में चलेंगे, तो हमें प्लस माइनस की तरफ हम आ रहे हैं, इसलिए हमने इसको प्लस में लिखा। अगर आप इसको I3 - I2 लिखेंगे तो यहाँ पे आप माइनस लिखेंगे। और अब हम इस 40 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा इसको हम निकालेंगे। तो 40 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, तो पहले ये देखते हैं। तो 40 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके थ्रू 2 करंट फ्लो कर रहा है, एक तो लूप 1 वाला I1 करंट और लूप 2 वाला I2 करंट। यानी कि नेट जो करंट है वो आपका I1 - I2, नेट करंट आपका I1 - I2 होगा या I2 - I1 होगा, और इसको से मल्टीप्लाई करेंगे, रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही उसके क्रॉस का वोल्टेज होगा। यानी कि 40 × I1 - I2 या I2 - I1 इसको लिख सकते हैं। चूँकि हम लूप 2 में चल रहे हैं तो हमने इसको I2 - I1 लिखा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि हमने ये माना कि I2 करंट जो है वो I1 से ज़्यादा है, यानी जो रिजल्टेंट करंट है वो I2 के डायरेक्शन में होगा।
जब I2 के डायरेक्शन में होगा तो I2 हमारा नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो वोल्टेज की पोलैरिटी यहाँ पे प्लस होगी और यहाँ पे माइनस होगी। तो लूप के डायरेक्शन में चलने पे हम प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस होगा। अगर हम यहाँ I1 माइनस I2 लिखेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो तीनों लूप 2 को जो ब्रांच मिलकर बना रहे हैं उन ब्रांचेज के क्रॉस का वोल्टेज हमने लिख लिया, और उसका जो अलजेब्रिक सम है वो 0 से हम इक्वेट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक और इक्वेशन मिलेगा। तो उसी को हमने यहाँ पे लिखा है, अप्लाइंग KVL इन लूप 2 में जब हम KVL अप्लाई करेंगे तो लिख सकते हैं 30I2 प्लस 15I2 माइनस I3 प्लस 40I2 माइनस I1 इक्वल टू 0। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका हो जाएगा, I1 को हम पहले लिखेंगे तो माइनस 40I1 और I2 आपका 3 जगह पे है, 40, 15, 55 और 55 और 30 85 I2 प्लस में, और I3 जो है ये एक ही जगह पे है तो माइनस 15 I3 इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। इसमें भी आप कॉमन ले सकते हैं, हमने ऐसे ही छोड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब हम एक और लूप है, उस लूप में भी हम KVL अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारा 3 अननोन क्वांटिटी है। 3 अननोन क्वांटिटी है तो हमें 3 इक्वेशन भी चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। तो अब हम लूप 3 में KVL अप्लाई करेंगे। तो लिखते हैं, सर्किट में देखते हैं पहले। जो लूप 3 है लूप 3 हमारा ये वाला है। तो लूप 3 में I3 करंट फ्लो कर रहा है। तो इस लूप 3 को बनाने में कौन कौन से ब्रांचेज हैं, एक 20 ओम वाला ब्रांच है, ये दूसरा 15 ओम वाला ब्रांच है। इधर कोई भी ये शॉर्ट सर्किट पाथ है, यानी इसमें कोई भी रेजिस्टेंस या वोल्टेज सोर्स नहीं कनेक्टेड है। और एक ब्रांच ये वाला है, और ये ब्रांच भी शॉर्ट सर्किटेड है, यानी इसका वोल्टेज 0 है। तो ये सब ब्रांचेज मिलकर जो लूप 3 का निर्माण कर रहे हैं, तो इन सभी ब्रांचेज के क्रॉस का वोल्टेज हम लिखेंगे और उसका अलजेब्रिक सम 0 करेंगे। अलजेब्रिक सम कहने का मतलब है कि जहाँ प्लस होगा वहाँ प्लस लिखेंगे, जहाँ माइनस होगा वहाँ माइनस लिखेंगे। तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 20 ओम वाले रेजिस्टेंस से। 20 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस का वोल्टेज लिखेंगे, फिर इसका 15 ओम वाले का लिखेंगे, इसका तो वोल्टेज होगा नहीं, और ये फिर इसके क्रॉस का वोल्टेज लिखेंगे, और इसका वोल्टेज होगा नहीं। उसके बाद हम 0 से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं चलना, और फिर घूम फिर के इसे, और फिर वापस हम यहीं पे आएंगे। तो जब हम 20 ओम वाले रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज लिखना चाहें तो 20 ओम वाले रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि इसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो जो करंट फ्लो कर रहा है वो 20 ओम वाले रेजिस्टेंस के थ्रू 2 करंट फ्लो कर रहा है। एक तो I1 फ्लो कर रहा है और दूसरा I3 फ्लो कर रहा है। दोनों करंट फ्लो कर रहा है, ये I3 है और ये I1 है। तो जो दोनों करंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो रिजल्टेंट करंट है वो आपका I1 माइनस I3 या I3 माइनस I1 होगा। यानी हमने इसको I3 माइनस I1 लिखा, और जो रेजिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करेंगे करंट को तो हमें वोल्टेज पता चलेगा। और आप इसको I1 माइनस I3 भी लिख सकते थे। I3 माइनस I1 हमने लिखा तो इसका मतलब ये है कि I3 के डायरेक्शन में रिजल्टेड करंट है, जो नेट करंट है वो I3 का डायरेक्शन में है, और I3 का जो डायरेक्शन है उसके अनुसार से वोल्टेज की पोलैरिटी यहाँ पे प्लस होगी और यहाँ पे माइनस होगी। और जो लूप का डायरेक्शन है उस लूप के डायरेक्शन में हम प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो इसको हमने प्लस में लिखा। उसी प्रकार से अब हम 15 ओम वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज लिखेंगे। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज जो हम लिखेंगे, तो पहले यह पता कर लेते हैं कि 15 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, एक तो आपका ये I3 करंट फ्लो कर रहा है और दूसरा I2 करंट फ्लो कर रहा है। I3 करंट और I2 करंट दोनों करंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। जो रिजल्टेंट करंट है वो आपका I3 माइनस I2 होगा या I2 माइनस I3 होगा। और इस करंट को हम रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 15 ओम वाले रेजिस्टेंस के क्रॉस का वोल्टेज पता चलेगा। और चूंकि हमने यहाँ पे I3 माइनस I2 लिखा है, इसका मतलब है कि जो रिजल्टेंट करंट है वो आपका I3 का डायरेक्शन में है, क्योंकि ये इसको हमने ज़्यादा माना। तो I3 का डायरेक्शन में है, और I3 का डायरेक्शन क्या है, तो I3 का जो डायरेक्शन है उसके अनुसार से वोल्टेज की पोलैरिटी यहाँ पे प्लस होगी और यहाँ पे माइनस होगी।
यानी कि हम प्लस लूप के डायरेक्शन में अगर चल रहे हैं तो पहले हमें प्लस मिल रहा है, फिर माइनस मिल रहा है, तो प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, इसलिए हमने इसको यहाँ पे प्लस में लिखेंगे। ये वाला ब्रांच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं कनेक्टेड है, यह एक शॉर्ट सर्किट पाथ है, तो इसके क्रॉस का वोल्टेज लिखने की आवश्यकता नहीं है, 0 है। और यह इसमें एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, तो वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है, तो चूँकि लूप के डायरेक्शन में अगर हम चलेंगे, जो लूप का हमारा डायरेक्शन है, उस लूप के डायरेक्शन में चलने पे हमें पहले माइनस मिल रहा है, फिर प्लस मिल रहा है, तो माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे माइनस में लिखेंगे इसको, माइनस 4 वोल्ट है इस ब्रांच का वोल्टेज। और फिर अब हम इस ब्रांच का अक्रॉस का वोल्टेज लिखेंगे, लेकिन इसमें चूँकि ये शॉर्ट सर्किटेड पाथ है तो इसका वोल्टेज 0 होगा। तो यानी कि लूप 3 को जो भी ब्रांच बना रहे हैं उन सारे ब्रांच के अक्रॉस का वोल्टेज हम लिख लिए, और किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ के अनुसार इनका अलजेब्रिक सम जो है वो 0 के इक्वल होगा। तो यही हमने आपको यहाँ पर लिखा था, यानी कि अप्लाइंग केवीएल इन लूप 3 में केवीएल अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 20 इंटू I3 माइनस I1 प्लस 15 इंटू I3 माइनस I2 और माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो I1 को हम पहले लिखेंगे तो हो जाएगा माइनस 20 I1 प्लस, और ये माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस, यानी माइनस 15 I2, और I3 दो जगह है, यहाँ 20 I3 है और यहाँ 15 I3 है, तो मिलकर हो गया 35 I3, और 4 को राइट हैंड साइड में कर लेंगे तो हो जाएगा इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन 3 मान लिए हम, या इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो इक्वेशन 3 हमने इसको मान लिया। तो 3 अननोन क्वांटिटी थी हमारी I1, I2 और I3, और 3 इक्वेशन हमें मिल गए। तो कैलकुलेटर की मदद से या मैनुअली भी आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो आपको I1, I2 और I3 का वैल्यू पता चल जाएगा। तो इसको हमने कैलकुलेटर की मदद से सोल्व किया तो हमें पता चला कि I1 का वैल्यू आ रहा है 92/785 एम्पियर, जो कि ये करंट है, और I2 का वैल्यू 74/785 एम्पियर, और I3 का वैल्यू 174/785 एम्पियर। ये हमें तीनों लूप करंट का वैल्यू पता चल गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि करंट थ्रू 40 ओम रजिस्टर, 40 ओम रजिस्टर के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो जैसा कि सर्किट में हमने देखा, जो 40 ओम का जो रजिस्टर था इसके थ्रू आपका I1 का करंट भी फ्लो कर रहा था और I2 का करंट भी फ्लो कर रहा था, और दोनों करंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों का डिफरेंस ही इस 40 ओम के थ्रू फ्लो करेगा। तो जो नेट करंट है वो होगा आपका I1 माइनस I2 या I2 माइनस I1, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन करंट ज़्यादा है। तो चूँकि तीनों वैल्यू हमें पता चल चुका है, I1 और I2 दोनों पता है, एक 92/785 है और एक 74/785 है। देखने से पता चल रहा है कि आपका I1 का वैल्यू ज़्यादा है, यानी जो इसमें रिजल्टेंट करंट है वो आपका I1 का डायरेक्शन में फ्लो होगा। I1 का डायरेक्शन है आपका ऊपर से नीचे की तरफ है, तो यही आपका डायरेक्शन है, और जो करंट का वैल्यू होगा वो दोनों का डिफरेंस होगा, क्योंकि दोनों करंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जो 40 ओम रजिस्टर के थ्रू जो करंट है वो I1 माइनस I2 लिखेंगे हम, और I1 का वैल्यू हो गया 92/785 और I2 का वैल्यू हो गया 74/785। जिसको सॉल्व करेंगे तो बचेगा हमारा 18/785। इसको दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो 0.0229 एम्पियर आएगा, यानी कि जो रिजल्टेंट करंट है वो 0.0229 एम्पियर फ्लो कर रहा है उस 40 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू। और इसको हम मिली एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उतना मिली एम्पियर आप लिख सकते हैं, तो वो उसको आप लिख सकते हैं 22.9 मिली एम्पियर। तो यही हमारा आंसर हो गया जो कि हमें कैलकुलेट करना था। नोड एनालिसिस का यूज करके जब हमने इस क्वेश्चन को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था तो उसके द्वारा भी, उस मेथड के द्वारा भी हमें इतना ही आंसर आया था। तो इसलिए किसी भी मेथड से आप सॉल्व करें आंसर सेम आएगा।